सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2। जी हाँ, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने लोगों ने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया था। पार्ट 1 के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ जान ली थी, लेकिन आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे और इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग बाकी बचे हुए बेसिक टर्म्स को भी करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 का जितना भी जो भी मटेरियल पढ़ाया गया होगा सब कुछ नोट डाउन कर रखा है और पढ़ भी रखा होगा। और इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या टर्म्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग के अपने बेसिक टर्म्स के क्या पार्ट 2 यानी कि 2.0। लीजिए भाइयों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ हेडिंग में, रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड गेन्स है। यानी कि आज की जो बातचीत होने वाली है इन सभी क्या टर्म्स के ऊपर होने वाली है कि रिसिप्ट कैसी होती है, एक्सपेंडिचर कैसा होता है ना, इनकम कैसा होता है, एक्सपेंस कैसा होता है, इन सब के ऊपर बातचीत होगी। प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, लॉस क्या है, तो सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस किसको करेंगे भाई? जी हाँ सर, रिसिप्ट को। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? प्राप्ति। रिसिप्ट का बेसिक मीनिंग क्या होगा बच्चे? प्राप्ति। जी बिल्कुल सही, प्राप्ति। ओ माय गॉड, तो हम शायद ऐसे लिखते हैं हिंदी में प्राप्ति। हाँ, उन्होंने क्या, इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये वो अमाउंट है जो कि रिसीव होना अभी जो रिसीव हो चुका है, या फिर रिसीवेबल का मतलब क्या है, जो अभी क्या रिसीव होना बाकी फॉर सेलिंग ऑफ क्या गुड्स एंड सर्विसेज और क्या असेट्स। मतलब ये वो अमाउंट है जो कि या तो मुझे गुड्स को बेचने से मिलेगा, या तो वो अमाउंट है जो मुझे सर्विस को बेचने से मिलेगा, या फिर संपत्ति को बेचने से भी यानी कि असेट को बेचने से भी मुझे रिसीव हो सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, सर हम लोग असेट को क्यों बेचेंगे? मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ रिसिप्ट की। रिसिप्ट का मतलब है वो सभी प्रकार के सोर्स जिनसे मुझे रिसीव हो सकता है क्या एक अमाउंट। कौन कौन से सोर्स है? पहला सोर्स क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स। दूसरा सोर्स क्या भाई? सेल ऑफ क्या सर्विस। और तीसरा सोर्स क्या भैया? बोलो क्या? असेट। ये तीनों सोर्स ऐसे हैं जिनसे मुझे अमाउंट रिसीव हो सकता है। दैट इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे? रिसिप्ट। अच्छा एक बात और है, अब रिसिप्ट तो तीन प्रकार से हुई, मतलब तीन प्रकार से क्या मतलब तीन सोर्स बता दिए मैंने, गुड्स का, सर्विस का और किससे? असेट से। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर रिसिप्ट को हम लोगों ने कुछ कैटेगराइज करा है, कुछ क्लासिफाइड करा है। अब बताओ कौन कौन से क्लासिफाई करा है? देखिए भाई कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हुई है। पहली क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। बच्चे मैं रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में दो तीन चीजें खुद समझाना चाहूंगा कि रिवेन्यू रिसिप्ट पहले तो होती है किसकी? एक रैकरिंग नेचर की होती है। कौन सी नेचर की होती है? रैकरिंग नेचर। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये रैकरिंग नेचर क्या होता है? मेरे बेटे बार बार, जी हाँ, एक ऐसी प्राप्ति जो हमें क्या होगी? बार बार क्या होगी? रिसीव होगी। और ये मेरे बच्चे होगी ड्यू टू, जी हाँ, ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ क्या आएगा? बिजनेस एक्टिविटी। जी हाँ, बिजनेस क्या आएगा? एक्टिविटी। मतलब के भाई ये हो गया कि बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी के बेसिस पर हमें क्या होगा? रिसीव होगा। अब एक बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है? सुनना बहुत ध्यान से, क्या रखा है यहाँ पे? द अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड। ये वो अमाउंट है जो कि रिसीव हो चुका है, या फिर रिसीवेबल जो कि प्राप्त होना बाकी है, बाय द बिजनेस के द्वारा, इन इट्स नॉर्मल कोर्स। नॉर्मल कोर्स का मतलब क्या हो गया? डेट इज कॉल्ड क्या गया? सेलिंग। जी हाँ, सेलिंग ऑफ क्या गया? गुड्स एंड मेरे बच्चे क्या गया? सर्विसेज। यानी कि हम लोग जो अपने गुड्स को और अपनी सर्विसेज को बेच देते हैं उससे प्राप्त होने वाले अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। उन्होंने क्या रखा हमारे यहाँ पे? इट विल आल्सो इंक्लूड, इसके अंदर कुछ और भी शामिल है। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या है? और भी कुछ शामिल है। क्या रखा है? दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्स से इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। मतलब ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा कुछ और अमाउंट ऐसे भी हैं जो हमको रेगुलर बेसिस पर, जी हाँ मैंने क्या बोला? रेगुलर बेसिस पर हमें क्या होते हैं? रिसीव होते हैं। अब एक बिजनेस जो है भाई गुड्स को सेल करता है, सर्विस को बेचता है, लेकिन इसके अलावा भाइयों बहनों ध्यान सुनना मेरी बात को, उसको कुछ ऐसी रिसीव भी होती है जो लगातार होती है। जैसे बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, हर 6 महीने में मिलता रहता है, नहीं कि हर साल उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है ना। उसको कमीशन रिसीव होता है। कमीशन क्यों रिसीव होता है? क्या पता हो किसी और के लिए भी काम करता है बिजनेस। अब ये तो है नहीं कि एक इंसान एक ही काम करता है, मल्टीपल्स ऑफ क्या होती है? जॉब्स होती हैं, है ना। उसको रेंट रिसीव होता है, उसने किसी अपनी किसी बिल्डिंग को किसी और बंदे को किराए पे दे रखा है, उसको रेंट रिसीव हो रहा है। तो ऐसी रिसिप्ट भी हमारी क्या कहलाती हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हो ये रेगुलर बेसिस पर होने वाली क्या है? प्राप्तियां। यहाँ रेगुलर क्या लिखा मैंने? बेसिस। और मेरे बच्चे ये किस नेचर की होती हैं? रैकरिंग नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब क्या हो गया? बार बार प्राप्त होने वाली।
अच्छा, बंदे ने आगे कुछ और भी क्या रखा है यहाँ पे, सच अमाउंट, इस प्रकार के अमाउंट जो होते हैं फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस अकाउंट। जी हाँ भाई, इस प्रकार की जो प्राप्तियां होती है बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम कहेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इनकम। जी हाँ, क्या बोलेंगे इसको, इनकम। रिवेन्यू रिसिप्ट हमारे लिए क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है, और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन हम बात करें एनपीओ की, एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली काम करती है किसके लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ठीक है, इनके पास भी कुछ इनकम्स होती है, उस इनकम को कहाँ शो करते हैं लोग, इनकम एंड क्या एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। जी हाँ, क्रेडिट साइड में। तो शायद मेरे बच्चों आप लोगों को ये क्लियर तो हो चुका है क्या कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी रिसिप्ट जो मुझे रेगुलर बेसिस पे प्राप्त होगी, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू होगी। नॉर्मल एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड क्या सर्विसेज, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और भी अमाउंट शामिल होंगे जो कि मुझे रेगुलर बेसिस पे क्या होंगे, प्राप्त हो रहे होंगे, यानी कि हर साल मिल रहे होंगे या फिर हर महीने मिल रहे होंगे, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर दिन। ठीक है, ठीक है, उन अमाउंट्स को भी हम क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर शामिल करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्या बच्चे, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है मेरे भाई बहनों, चलो जी अब आगे आओ, आगे मेरी बात को ध्यान सुनना। आगे कौन सा अमाउंट है, ओ माय गॉड गुरुजी क्या लिख दिया तुमने, जहर लिख दिया। दैट इज कॉल्ड क्या, कैपिटल रिसिप्ट। अब मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगा कैपिटल रिसिप्ट का बहुत प्यारा मीनिंग। सबसे पहली चीज तो ये कान खोल कर सुनो। जी हाँ, कहता है कैपिटल रिसिप्ट, क्या कहता है मेरे बच्चे, ध्यान सुन लो मेरे बच्चे। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है सर, एक स्पेसिफिक रिसिप्ट होती है। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में बात घूम गई, सर ये स्पेसिफिक रिसिप्ट क्या होती है। मेरे भाई स्पेसिफिक रिसिप्ट वो होती है जो एक स्पेशल पर्पस के लिए, किसके लिए भाई, स्पेशल क्या होता है, पर्पस के लिए क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए क्या होती है, प्राप्त होती है। दैट इज कॉल्ड क्या, स्पेसिफिक। ठीक है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान सुनना मेरी बात को। अभी सर इसका कोई एग्जांपल देके समझाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए, बोला मेरे बेटे जाओ और क्या खरीद के लाओ, इस 100 रुपये के आलू खरीद के लाओ। लेकिन तुम बड़े बदमाश थे, तुमने क्या काम करा, 100 रुपये में से 50 रुपये गोलगप्पे खा लिए। क्या तुम ऐसा करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि माँ के आदेश को तुम क्या कर दो, काट दो, क्योंकि माँ तुम्हें काट दी फिर रख के। बात नहीं समझे, इसका मतलब ये हो गया कि आपको रिसीव तो हुआ है, आपको मेरे बच्चे क्या हुआ है, रिसीव तो हुआ है, परंतु किसके लिए हुआ है, एक वर्क के लिए, एक काम के लिए। यानी कि हमें अगर कोई पैसा मिलता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक काम के लिए मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। और कैपिटल रिसिप्ट का जो नेचर होता है मेरे भाई ध्यान सुन लो, क्या होता है, जो नेचर होता है वो किस नेचर का होता है, नॉन रेकरिंग नेचर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नॉन, हाँ जी हाँ, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। ठीक है भाई, अभी नॉन रेकरिंग नेचर क्या होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब होता है कभी कभार प्राप्त होने वाला। जी हाँ, कभी कभार प्राप्त होने वाला। और इसके अंदर सभी प्रकार के क्या होते हैं, फंड शामिल होते हैं, सभी प्रकार के फंड शामिल होंगे ये। और साथ ही साथ जैसे आप लोग इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, बोलो क्या, जैसे मैंने बोला पे क्या लिखा, डोनेशन। जी हाँ, डोनेशन रिसीव्ड और क्या आ गया, बिल्डिंग। सर अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, डोनेशन प्राप्त हुआ, लेकिन ये डोनेशन किस पर्पस के लिए प्राप्त हुआ है, बिल्डिंग के पर्पस के लिए। बिल्डिंग के मतलब बिल्डिंग को बनाने के पर्पस के लिए। तो भाई इस टाइप की रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिसिप्ट कहेंगे। और ये सारी रिसिप्ट जो होती है मेरे बेटे, ना सुनना, कहाँ पर आएंगी, बैलेंस शीट में आएंगी। कहाँ पर आएंगी, बैलेंस शीट में आएंगी। और वो भी कहाँ पर आएंगी सर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगी। हाँ जी हाँ, क्योंकि भाई आपको पैसा मिला तो है, लेकिन सर आपको ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए मिला है, और ये आपके सर पे क्या एक बोझा है। और जो चीज आपके सर पे बोझा है, दैट इज कॉल्ड क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी कहेंगे। तो भाइयों बहनों आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली क्या होती है, नॉन रेवेन्यू नेचर की होती है। समझे बात, तो समझे, ये एक ऐसी रिसिप्ट होती है जो हमको कभी कभार प्राप्त होगी, और अगर प्राप्त होगी तो एक स्पेशल पर्पस के लिए प्राप्त होगी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ऐसा अमाउंट हमेशा हमारे ऊपर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। जब हम लोग उस काम को पूरा कर देंगे तो वो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी। जैसे आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए और बोला आलू लेके आ, तो जैसे ही तूने उस आलू को खरीद कर मम्मी को डिलीवर कर दिया लाके, तो इसका मतलब तेरी लायबिलिटी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अमाउंट भी खत्म हो गया, लायबिलिटी भी खत्म हो गई। ठीक है मेरे भाई, चलो जी आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया,
कैपिटल शिफ्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते क्या है। ओ माय गॉड गुरुजी क्या ये एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दैट इज कॉल्ड क्या, खर्चा। जी हाँ खर्चा। देखते हैं भाइयों बहनों खर्चा क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात को। इट इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और क्या सर्विसेज। ये वो पैसा है, ठीक है, ये वो लायबिलिटी है जो कब होती है, जब हम किसी चीज को एक्वायर करते हैं। एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। और किस चीज को प्राप्त करते हैं भाई, सर किसी असेट्स को, किसी गुड्स को और किसी क्या सर्विसेज को। ठीक है ठीक है। जैसे मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा क्या, गुड्स परचेज, सुनना बहुत ध्यान से, क्या लिखा आपने, गुड्स क्या परचेज, और आपने जो गुड्स परचेज किया भाई वो करा रुपीज कितने का, 10,000 का। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 10,000 रुपये जो आपने क्या करें, पे करें ना, पे करें, ये भी क्या कहलाएगा, एक एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक एक्सपेंडिचर। जी हाँ, ये भी, इसको भी हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी संपत्ति को परचेज किया, जैसे फर्नीचर परचेज, तो ध्यान सुनिए मेरी बात को, फर्नीचर क्या लिखा मैंने, परचेज। तो भाई इसके लिए जो आपने पेमेंट करी है वो भी क्या कहलाएगा, खर्चा कहलाएगा। ठीक है, दोनों पेमेंट ही क्या हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक पेमेंट जो है अलग तरह की एक्सपेंडिचर है और दूसरी तरह की जो पेमेंट है वो अलग तरह की एक्सपेंडिचर है। कैसे, एक पेमेंट जो है गुड्स के लिए हुई है, दूसरी पेमेंट किसके लिए हुई है, असेट के लिए हुई है। तो गुड्स वाली जो पेमेंट हुई है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो हमने फर्नीचर के लिए जो हमने पेमेंट करी है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में उतारना पड़ेगा कि खर्चा क्या होता है। खर्चा क्या होता है मेरे बेटे, खर्चा वो होता है जो किसी हम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, किसी सर्विस को प्राप्त करने के लिए, किसी गुड्स को प्राप्त करने के लिए, वो सभी प्रकार के जो खर्चे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। मान लीजिए आप संपत्ति खरीद कर लाए, रास्ते में भाड़ा पे करा, उसको भी हम क्या कहेंगे, खर्चा कहेंगे। मान लीजिए आपने किसी गुड्स को परचेज किया, अब गुड्स को परचेज करने के बाद आप कहाँ पे लेके आए, फैक्ट्री में लेके आए। फैक्ट्री में जब लेके आए तो रास्ते में आपने टेम्पो का, रिक्शे का, ऑटो का भाड़ा पे करा, दैट इज कॉल्ड आल्सो एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन इनको कुछ एक्सपेंडिचर छोटे समय के हैं, कुछ एक्सपेंडिचर बड़े समय के हैं। तो मेरे बच्चे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ दीज एक्सपेंडिचर आर फर्दर क्लासिफाइड, क्या आएगा, एज फॉलोज। इनको हम कुछ और भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे, देखो भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच, इसका बेनिफिट इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये ऐसा खर्चा है, जनरल लैंग्वेज में समझ लो, ये कि ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आप लोग अकाउंटिंग पीरियड के, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर ले लोगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, सर 1 ईयर का। कितने का होता है, 1 ईयर का। तो इसका मतलब गुरुजी हमें एक बात समझना गई कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है विच गिव्स, विच क्या आएगा, विच गिव्स बेनिफिट, हाँ बेनिफिट क्या आएगा, विद इन 1 ईयर, विद इन क्या आएगा, 1 ईयर। मेरे भाई यानी कि ये वो खर्चे होते हैं जिनका लाभ मैं 1 साल के अंदर अंदर ले लूंगा। जैसे अब आपने गुड्स को परचेज करा, अब गुड्स को परचेज करके घर पे तो रखोगे नहीं है, उस पर कबूतर तो बैठ के अंडे देंगे नहीं भाई। क्या होगा उसके अंदर ये होगा कि आप उसको खरीद कर लाओगे और कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी उस गुड्स को क्या बेचने की। आपके पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, आप उसको हर महीने सैलरी दे रहे हो, तो भैया एक बताओ, जिस महीने आपने उसको सैलरी दी है उसी महीने तो आप उसका बेनिफिट ले पाओगे, है नहीं है। यानी कि जिस महीने आपने उससे काम करवाया उसी महीने की सैलरी दोगे। अब बंदे ने काम ही नहीं करा तो सैलरी क्यों दोगे। हाँ कुछ ले लेते हैं, लेकिन भाई आगे चल के काम भी तो देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने किसी बंदे को ऑन द स्पॉट सैलरी दे दी, उसका बेनिफिट भी आप उसको 1 साल के अंदर ले लोगे। अगर आपने किसी बंदे को एडवांस सैलरी दे दी तो उसका बेनिफिट भी क्या करोगे, 1 साल के अंदर ले लोगे। ठीक है ठीक है। उन्होंने क्या रखा है, दीज आर द अमाउंट स्पेंड फॉर द क्या पर्पस, किस पर्पस से, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड, जो सीधा संबंध रखते हैं, बिजनेस ऑफ एंटिटी लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बिजनेस एंटिटी से संबंध रखते हैं, बिजनेस की इकाइयों से संबंध रखते हैं। जैसे माल को बेचना, उसकी कॉस्ट, रेंट पेड करना, इलेक्ट्रिसिटी पेड करना। अब इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज करोगे तभी तो उतना पेमेंट करोगे, जब तुमने यूज ही नहीं करी तो पेमेंट क्यों करोगे, जाहिर सी बात है। अब आने वाली 5 साल के इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे नहीं कर सकते आप लोग, नहीं कर सकते, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहती है आपने महीने भर यूज करा, आप महीने भर का पेमेंट करो। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक नाम और है, दीज आर कॉल्ड क्या, एक्सपेंसेस। क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस भी कहेंगे। और मैं इसको और थोड़ा क्लासिफाई कर दूं, सर डे टू डे
क्या बोला मैंने यहाँ पे, डे टू डे जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, क्या होते हैं बेटा, डे टू डे हमारे जितने भी क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, एक बिजनेस को रन करने के लिए, नहीं बिजनेस की मेन एक्टिविटी को, बिजनेस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मेन एक्टिविटी को क्या करने के लिए, उन सभी को मैं क्या बोलूँगा, उन सभी को मैं क्या बोलूँगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहूँगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच गिव्स द बेनिफिट विद इन क्या, 1 ईयर, लाइक रेंट पेड, सैलरी पेड, ठीक है, रिपेयर, ठीक है, और क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सभी प्रकार के खर्चे हमारे क्या होते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और इनकम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस भी क्या, ठीक है भाई। चलिए, और इन एक्सपेंसेस को हम क्या दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि भाइयों और बहनों हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि सभी प्रकार के खर्चे कहाँ पर आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं, और सभी प्रकार की इनकम कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट साइड में आती है। इसीलिए हम लोगों ने जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी उसको क्रेडिट साइड में शो करा, और जो क्या है रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम कहाँ शो करेंगे, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो जी आओ, नाउ नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई साहब बहनों भाइयों इस बात को ध्यान सुनना, क्या रखा है, इट इज द अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल और क्या इंटेंजिबल, ये वो अमाउंट है जो कि या तो टेंजिबल हो, ठीक है, या फिर क्या हो, इंटेंजिबल असेट्स हो, दोनों को एक्वायर करने में जो हम लोग खर्चा करते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई संपत्ति है ऑलरेडी, हम उसको इंप्रूव करवाने में कुछ खर्चा करते हैं, उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स को क्यों इंप्रूव करेंगे, ताकि हम लोगों की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ, सर थोड़ा सरल शब्दों में बताओ, सुनो ध्यान से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ध्यान सुनिएगा, कैपिटल क्या गया, एक्सपेंडिचर, मेरे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, दोज एक्सपेंडिचर, ध्यान सुनने आप, दोज एक्सपेंडिचर विच गिव्स, ठीक है, विच क्या आएगा, गिव्स बेनिफिट मोर देन क्या आएगा, 1 ईयर, मोर देन क्या है बच्चे, 1 ईयर, जिनका लाभ मुझे आने वाले क्या 1 साल से ज्यादा मिलेगा, बल्कि 5 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, दैट इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, क्या कहलाएगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली कहां पर आता है मेरे भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी साइड में है, उसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, कहां पर आएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्योंकि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, असेट से, किससे, हाँ जी, असेट से रिलेटेड होता है, असेट से क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो जब जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, हमारी संपत्ति क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमारी संपत्ति इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट के कहां पर आएगा, असेट साइड में आएगा। और मेरे भाई एक बात और कहना बोल रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली एक नॉन रेकरिंग, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हाँ जी, हाँ, नॉन रेकरिंग वाला खर्चा, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, कभी कभार। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो कौन से नेचर का था, रेकरिंग नेचर का, वो क्या होता है, बार बार होता है। अब हम लोग इतने बड़े पागल तो नहीं कि हर साल बिल्डिंग खरीदते रहेंगे। अब धीरू भाई मानिए, वो भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं, क्या वो हर साल बिल्डिंग खरीदता है, वो अपने जरूरत के हिसाब से, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी चीज को क्या करता है, परचेज करता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हम बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, नाउ मूव ऑन टू द क्या नेक्स्ट टॉपिक मेरे बेटे, देखो क्या है, ओ माय गॉड गुरुजी, सबसे ज्यादा घटिया चीज है ये, अकाउंट की सबसे ज्यादा घटिया चीज है। क्यों है, मैं समझाता हूँ उसका रीजन क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भाई देखो अगर आप लोग बुकिश तरीके से समझोगे तो आपके सर के बाल उड़ जाएंगे मेरी तरह, ठीक है, और फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। मैं आपको सिंपल और सरल शब्दों में बताता हूँ कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। भाई मेरे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो होता तो वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है, लेकिन बेनिफिट आने वाले क्या 2 से लेकर 3 साल तक देता है। जी हाँ बिल्कुल सर, मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, कहते हैं एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस और क्या एक्सपेंडिचर, ध्यान सुनना, क्या रखा हमने, इनकर्ड इन अ अकाउंटिंग पीरियड, इन क्या आएगा, अकाउंटिंग पीरियड, बट गिव्स बेनिफिट, बोलो क्या आएगा, मोर देन
1 ईयर, मोर देन क्या आएगा, हाँ जी हाँ 1 ईयर। और 1 ईयर का मतलब ये नहीं कि आने वाले 5 साल तक, डेट इज अप टू 2 से लेके कितने साल तक, 3 साल तक, 2 से लेके 3 ईयर तक, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका बेस्ट एग्जांपल पता है कौन सा है, मैं बता रहा हूँ आपको बेस्ट एग्जांपल मेरे भाई, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अपने आप में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड क्या, एडवर्टीजमेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, तो और भी लेकिन एडवर्टीजमेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पूछो कैसे, वो ऐसे मान लो मेरा अपना खुद का कोचिंग सेंटर है और मैंने अपने कोचिंग सेंटर का एक बोर्ड लगा रखा है, ठीक है, कैलविन इंस्टीट्यूट, और मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, अगर मैंने वहाँ पर क्या कर रखा है, कैलविन इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा रखा है मेरे भाई, तो मेरे बच्चे वहाँ पर क्या होंगे, बच्चे उस बोर्ड को देखकर मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे। जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे तो ऑब्वियसली बात मेरे पास कभी इनकम जनरेट होगी। जब तक वो बोर्ड लगा रहेगा तब तक क्या होगी, इनकम जनरेट होती रहेगी। और जनरली ये माना गया है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट का जो बोर्ड होता है वो 2 से लेकर 3 साल तक, मैक्सिमम 4 साल तक ही चलता है। तो जब तक वो बोर्ड चलेगा तब तक मेरे पास क्या इनकम आती रहेगी, ठीक है, इनकम आती रहेगी। और इसकी खास बात एक और बात है, बोलो क्या, कि भाई जिस साल ये खर्चा होता है ये सारा खर्चा उसी साल का नहीं होता। पूछे क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैंने जो ऐड करा, ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐड करा कितने का, 50,000 का ऐड करा, और ये आने वाले कितने साल तक चला, सिर्फ 2 साल तक चला है। क्यों चला 2 साल तक, अब भाई इसकी लाइफ लॉन्ग जो इसकी लाइफ थी 2 साल तक ही थी। वो जो बोर्ड लगा हुआ था मेरे घर के बाहर कोचिंग का, वो 2 साल तक ही चला। तो 2 साल का मतलब क्या हो गया, 2 साल का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में मैंने कितना यूज कर लिया उसको, 25,000 रुपये यूज कर लिया। आई बात नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो खर्चा होता है ना, वो सिर्फ 1 साल का खर्चा नहीं होता, वो जितने साल चलेगा वो उतने साल का खर्चा होता है। अगर ये 50,000 रुपये का बोर्ड 4 साल चलता तो भैया 12,500 हर 1 साल का खर्चा होता। अब ये बोर्ड जो है 2 साल चला तो 25,000 रुपये क्या हो गया, 1 साल का खर्चा हो गया। यानी कि इस साल में 25,000 रुपये दिखाऊंगा और अगले साल भी क्या दिखाऊंगा, एक्सपेंडिचर में 25,000 रुपये दिखाऊंगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ आ गया, समझ आ गया। तो इसमें क्या रखना, मोर देन क्या 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जो 1 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या देता है, बेनिफिट देता है, ठीक है, ठीक है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है भाइयों। चलिए आगे बढ़े, चाय पियोगे, चलो छोड़ो मत पियो, आ गया चाय बड़ी बेहतरीन बनी, तो देखो ना। नेक्स्ट इनकम, बहुत बच्चों के अंदर दुविधा हो रही थी, गुरु जी इनकम रेवेन्यू दोनों सेम है। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा भाई रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम नहीं है। पता क्या इनकम क्या होती है, सुनो ध्यान से। इनकम होती है जो वास्तव में आपने कितना एक्चुअल में सेव करा। कहता है जब हम लोग अपनी टोटल क्या रेवेन्यू रिसिप्ट में से, ध्यान सुनना क्या बोला मैं, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में से टोटल क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो उसका जो सरप्लस होगा डेट इज कॉल्ड क्या, इनकम। मतलब कि मेरे भाई कहता है इट इज द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है जो कि अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम लोग अर्न करते हैं, विच इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस, जो कि हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं क्या, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, माइनस, ठीक है। बिटवीन क्या आएगा, रेवेन्यू एंड क्या एक्सपेंसेस, यानी कि रेवेन्यू और क्या एक्सपेंस, यानी कि जो आपने कमाया और जो आपने गवाया एज ए खर्च के रूप में, दैट इज कॉल्ड बच्चे इनकम। क्या कहलाएगा, इनकम। और एक बात है ना, इसके अंदर ना तो कैपिटल रिसिप्ट शामिल होगी और इसके अंदर ना तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल होगा। सर क्या 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 लिखूंगा पे, एक्सेप्ट, हाँ सुनना क्या क्या एक्सेप्ट क्या है बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट, क्या है यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट। और यहाँ पे बोलो क्या आएगा, एक्सेप्ट बोलो क्या आएगा, कैपिटल क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है, कैपिटल क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया, इनकम क्या होती है, वो प्रॉफिट जो हमें कब होगा, जो हमारे रेवेन्यू किससे ज्यादा होगा, हमारे एक्सपेंस से ज्यादा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो जी आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट। अभी हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे, वही है। और मैंने एक्सपेंस का दूसरा नाम बताया, क्या बताया था सर जी, आपने एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या बताया था, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये तो बोल रखा है इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। सर ये वो कॉस्ट है जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए
यानी कि इनकम को कमाने के लिए जो मुझे खर्चा करना पड़ता है उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंस कहूंगा। जैसे कि इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भाई यूट्यूब पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, व्यूज आएंगे, लाइक आएंगे, कमेंट्स आएंगे, और ठोको किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे, लाइक ठोको। तो भैया लाइक ठोकोगे, काम है ना, शेयर करोगे, वॉचिंग आवर बढ़ेंगे, पैसा आएगा। तो भाई साहब एक बात बताओ, कहीं ना कहीं उस पैसे, वो पैसा जो आएगा उसके लिए मुझे एक कॉस्ट को चुकाना पड़ रहा है, और वो कॉस्ट क्या है, ये लाइटिंग चल रही है, ठीक है, ये बोर्ड चालू है, ये एसी चालू है, भाई साहब इसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा? अगर पे नहीं करूंगा ना तो 4 दिन में सारा यूट्यूब बंद हो जाएगा खट्टा। समझ बात? तो समझे? यानी कि हमें इस बात का समझ में आ गया कि किसी भी इनकम को जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ता है, और उसी खर्चे को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपेंस कहता हूँ। ठीक है, क्या बोलता हूँ, एक्सपेंस कहता हूँ। उन्होंने क्या रखा है यहाँ पे, क्या कहा, ये एक मॉनेटरी मेजर है ऑफ किसका, इनपुट ऑफ क्या, रिसोर्स कंज्यूम, जो हमने रिसोर्स कंज्यूम करे हैं। जैसे अब ये बोर्ड है, बोर्ड तो मेरी असेट्स हो गई, लेकिन इस बोर्ड के अंदर जो लाइट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, अब बोर्ड तो मैंने एक ही बार खरीदा ना, लेकिन लाइट का मैं पेमेंट तो हर साल कर रहा हूँ, सॉरी हर महीने कर रहा हूँ, तो हर महीने में खर्चा पे करा नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंस बोलूंगा। बिना लाइट के इस बोर्ड को चला ही नहीं सकता मैं, तो इस खर्चे को मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंस कहूंगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ स्पेंड, सुनना ध्यान से, अमाउंट स्पेंड एज कैश पेमेंट, और क्या आएगा, सैलरीज। अगर आपने कोई सैलरी पे करी है, आपने वेजेस पे करे, वेजेस का मतलब क्या हो गया, मजदूरी। जी हाँ, मजदूरी दिहाड़ी किसको, फैक्ट्री के मजदूरों को, लेबर को। उन्होंने क्या रखा है, दैट आर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या, लिख देंगे। ठीक है, लाइक डेप्रीसिएशन, बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब तुम सोचोगे डेप्रीसिएशन क्या होता है, बोलो क्या होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मेरे भाई, अगर हम किसी भी चीज को यूज करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू में क्या आती है, गिरावट आती है। जस्ट लाइक बाइक, जस्ट लाइक फोन, आप लोग एप्पल का फोन खरीद कर लाओ, ऐसा मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, आप शोरूम से खरीद कर लाओ, शोरूम के बाहर आके बेचो ना, उसके वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती, बंदा कहेगा कि यार तू 90,000 खरीद के लाया शोरूम से, मैं मानता हूँ, तूने डब्बा भी नहीं खोला, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ सील पैक है, लेकिन मेरे भाई अगर मुझे सील पैक ही खरीदना तो मैं तेरे से क्यों खरीदूँ, मैं अंदर जाकर शोरूम से खरीद दूंगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको पेमेंट क्या करनी पड़ेगी, हाँ कम करनी पड़ेगी। तो जो पेमेंट आपने कम करी है, डेट इज कॉल्ड क्या, डेप्रीसिएशन। अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू यूज, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, दैट इज कॉल्ड क्या, डेप्रीसिएशन। बात समझ में नहीं आ रही है, बोला हाँ मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, चाय बहुत बेहतरीन बनी है आज। चलो जी आओ सुनो। अच्छा, ऐसे खर्चे को हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पर, डेबिट साइड पे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये तो बात समझ में आ गई हमें गुरुजी कि एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कोई खर्चा नहीं होता है, तब भी हम पे कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कुछ खर्चे कर देते हैं परंतु हम पेमेंट नहीं करते। चलो जी आओ, आ जाओ गुरुजी, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। देख आ गया तेरे सामने एक एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंस। ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत प्यार समझिए मेरी बात को। कैसे, जब एक बच्चा ट्यूशन के अंदर पढ़ने आता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, पता है क्यों, क्योंकि ये जो है ना तुम्हारे जहन से रिलेटेड है और मेरे क्या करियर से रिलेटेड है, सॉरी मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। जैसे एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आया, वो पहली तारीख को ट्यूशन पढ़ने आता है और सेकंड डेट को ही मैं उससे फीस ले लेता हूँ। तो बताओ मेरे भाई, क्या मैंने अभी तक उसको पूरे महीने पढ़ाया नहीं ना, लेकिन उस बच्चे ने क्या करा, फीस को एडवांस पेड कर दिया। तो उस बच्चे ने जो फीस को एडवांस पे कर दिया, उसके लिए वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जियो का रिचार्ज होता है 650 रुपये से ऊपर का हो चुका है। ठीक है, अंबानी भी आग लगाने लगा पड़ा हमारे ऊपर। उसने पता नहीं क्या करा, पहले हमें फ्री की आदत लगाई, फ्री की आदत के बाद उसने हमें क्या करा, भाई पैसे लेना शुरू करे। 300 हुआ, 300 400 हुआ, 400 से 500 हुआ, 500 से 650 हुआ। एक दिन ऐसा आएगा 6,000 रुपये का रिचार्ज कर देगा, तुम देखना है नहीं है। लेकिन क्या करें भैया, समय बढ़ रहा है, लेकिन पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट तो कर दो। अरे भाई, जब आप लोग अपनी कॉस्ट, अगर आप अपनी वस्तु की कॉस्ट को, सर्विस को इंक्रीज कर रहे हो, तो यार हमारी इनकम भी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना। इनकम साली वही है, ठीक है, लेकिन क्या रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो इनकम भी इंक्रीज होना पैरेलल, जब इनकम पैरेलल इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर पैरेलल इंक्रीज होगा, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही गवर्नमेंट क्या कर रही है, गलत कर रही है इस समय। तो गुड्स के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया, खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी लगा दिया, सब्जी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, नींबू के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया, सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया, तुम देखना आने वाले टाइम में। चलो जाओ, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की क्या बुराई करें, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है।
इट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस, ये वो अमाउंट है जो हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द क्या फॉलोइंग ईयर, क्या ईयर्स, और क्या ईयर्स, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि हम लोगों ने एडवांस पेमेंट कर दिया, हम लोगों ने एडवांस पेमेंट कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक हम लोगों ने इसका बेनिफिट नहीं लिया है। इसका बेनिफिट हम लोग कब लेंगे बोलो सर? फ्यूचर में लेंगे। कहाँ पे लेंगे बेटा? फ्यूचर में लेंगे, जी हाँ। और इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि ये क्या होती है हमारी, एक करंट असेट होती है, क्योंकि सर करंट असेट का आपने मीनिंग क्या समझाया था, जिसका बेनिफिट आप लोग क्या ले लोगे, 1 साल के अंदर अंदर ले लोगे, डेट इज कॉल्ड क्या, करंट असेट। यानी कि जिस टाइम अगर आप पे कर रहे हो, मान लीजिए आपने एक प्रीपेड एक्सपेंस की पेमेंट, सुनिए ध्यान से, आपने एक प्रीपेड एक्सपेंस की जो पेमेंट है मेरे भाई, वो कब करी है? ऑन 1 अगस्त। सुनना ध्यान से, कब करी मैंने? ऑन क्या आएगा? 1 अगस्त को पेमेंट करी है, तो ध्यान सुनना, तो नेक्स्ट ईयर के, हाँ जी हाँ, तो क्या आएगा? नेक्स्ट ईयर के अगस्त तक, और वो भी कौन से अगस्त तक? 1 अगस्त तक ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये होगा जिस समय आप किसी भी प्रीपेड एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हो, तो आने वाले उसी डेट की, आने वाले क्या, अगले साल की उसी डेट तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, और करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर वो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन आपको पता लग चुकी है कि दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉट अकर्ड बट हैव बीन क्या, पेड, दैट इज कॉल्ड क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, एंड दीज आर कॉल्ड द करंट असेट। चलिए मेरे बेटे, आ जाओ मेरे बेटे, देखो ना नेक्स्ट। ओ माय गॉड गुरुजी, इसका बेस्ट एग्जांपल सुन लो। जैसे मैंने बहुत बार बताया अपने लेक्चर्स के अंदर ही कि आप लोग कहाँ जाते हो, मोमोज वाले के पास जाते हो, और मोमोज वाले भैया से क्या बोलते हैं, मोमोज वाले भैया हाँ मोमोज खिलाते हो, रोजाना मोमोज खा रहे हो, दबा के ठूस रहे हो, ले रोजाना सुबह शाम चिल्ली पटाटो ले, मोमोज ले, पागल हो गए खाते खाते। अब क्या होता है, आप लोग ना एक दिन कंगले हो, एकदम पैसा है ही नहीं जेब में, लेकिन फिर भी आप बेच रहे हो एकदम निहायती। आप पहुंच गए किसके पास, बोलो मोमोज वाले के पास। आप कहते हो भाई साहब मोमोज खिला दो, कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई साहब लीजिए। कह रहा लेकिन भैया आज पैसे नहीं मेरे पास। तो वो कहता है कोई बात नहीं भाई, कल दे देना, परसों दे देना, जब हो तब दे देना। वो आपको मोमोज खिलाता है, आपको चिली पटेटोज खिलाता है, लेकिन आप उस दिन और ठूस के खाते हो। क्यों? उस दिन आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने सोचा चलो जितना उधार खा सकते खा लेते हैं। तो भाई आपने एक बताओ, खा तो लिया, कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन क्या आपने पेमेंट करा? नहीं करा। हाँ जी हाँ, तो ऐसे ही एक्सपेंसेस को मैं क्या बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहता हूँ। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड बट नॉट हैव बीन क्या, पेड, बट नॉट हैव बीन क्या, पेड। दैट इज कॉल्ड क्या, विच हैव बीन क्या, इनकर्ड, जो कि इनकर्ड मतलब के जो हो तो चुके हैं बट नॉट क्या आएगा, पेड, ठीक है। और ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि सर जी आपने बताया था कि करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट पीरियड, सुनना मेरी बातों को बड़े ध्यान से, जिसका क्या होगा, पेमेंट पीरियड जो होगा वो क्या होगा बेटा, विद इन 1 ईयर, विद इन क्या आएगा मेरे बच्चे, 1 ईयर। तो इसका मतलब गुरुजी हमें समझ में आ चुका है कि हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, करंट लायबिलिटी होते हैं। मैंने आपसे बोला था ना, पेशेंस रखो, धैर्य रखो मेरे बच्चे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ठीक है। रणभूमि में उतरने से पहले मन की भूमि में जीत जाओ। चलो जी आओ नेक्स्ट। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत थक गया। लो नेक्स्ट टॉपिक। ओ माय गॉड, किए क्या गया, प्रॉफिट। लो जी लो, प्रॉफिट को तो हम समझ कर आए हैं अभी कि प्रॉफिट क्या होता है। क्या समझना, प्रॉफिट बेसिकली वो होता है जो कि हम लोग अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न करते हैं। और बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, सबसे मेन एक्टिविटी तो पहले क्या होती है, सेलिंग ऑफ क्या, गुड्स एंड क्या, सर्विसेज। दैट इज कॉल्ड क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट बाय द क्या, एंटरप्राइज, जो कि एक व्यवसाय के द्वारा क्या करी जाती है टू अर्न द प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो एक व्यवसाय के द्वारा करी जाती है, किसके लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए। दीज एक्टिविटी कैन बी आइदर सेल ऑफ गुड्स, सर ये जो हो सकती है क्या, सेल ऑफ गुड्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड क्या, प्रोवाइडिंग ऑफ क्या, सर्विसेज। दीज प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द क्या, ग्रॉस एंड क्या, नेट प्रॉफिट। अब उसने एक बात और बताई है, प्रॉफिट को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में और एक क्या, नेट प्रॉफिट के रूप में। अब एक ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, भाई साहब एक बात सुनना, जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम सेल होता है, सुनना ध्यान से, अगर आप लोग सुनिए बहुत ध्यान से मेरी बात को, अगर आप अपनी सेल्स में से
किसको माइनस कर दोगे, सेल्स में से किसको माइनस कर दोगे, सभी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, किसको, डायरेक्ट एक्सपेंस को, यानी कि ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दोगे। और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंस। क्या हो गया बेटा, फैक्ट्री एक्सपेंस, या फिर इसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इन सभी प्रकार के खर्चों को जब आप माइनस कर दोगे इसमें से, सेल्स में से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका मतलब गुरुजी हमें क्लियर हो चुका है कि जब हम लोग सेल्स में से सारे डायरेक्ट एक्सपेंस यानी फैक्ट्री वाले सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। सर ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, सर जी ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, मेरे भाई कुछ नहीं है। जब आप लोग, सुनना ध्यान से, सिंपल से, जब आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से किसको माइनस कर दोगे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल क्या आएगा, इनडायरेक्ट क्या आएगा, एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड क्या है बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में जब हम लोग सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट में हम पता क्या जोड़ देंगे, सभी प्रकार की इनडायरेक्ट इनकम भी जोड़ देंगे। अब ये इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है भाई, सेल ऑफ गुड्स के अलावा भी हमारी बहुत सारी इनकम होती है। जैसे जैसे बोलो क्या आएगा, जैसे रेंट रिसीव, है ना, रेंट रिसीव। जैसे मेरे बच्चे क्या आएगा, कमीशन रिसीव, है नहीं है। जैसे मेरे बोलो क्या आएगा, डिविडेंड रिसीव। तो ये सभी हमारी क्या होती है बोलो, एक तरह की इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर क्या जोड़ देंगे, अपनी इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देंगे और सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलो, नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, नेट प्रॉफिट। और एक बात को और ध्यान सुन लो, जो नेट प्रॉफिट होता है ये नेट लॉस में भी आ सकता है। ठीक है, कह सकता है ये नेट लॉस भी आ सकता है। और नेट लॉस कब आएगा, अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा होगा किससे, मेरी इनकम से, दैट इज कॉल्ड क्या, नेट। क्लियर है, नहीं क्लियर है। और खास बात सुन लो, नेट लॉस क्या करता है सर जी, ये कैपिटल को डिक्रीज करेगा। जी हाँ गुरुजी, ये कैपिटल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और नेट प्रॉफिट क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ठीक है मेरे भाई, कैपिटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब गुरुजी आपको क्लियर हो चुका है कि नेट प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है। नेट लॉस क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज करता है। ठीक है जी। और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जब हम लोग सारी इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल इनकम मिलेगी हमारी। और इस टोटल इनकम में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा। ठीक है, उससे मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अंदर ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या शामिल होगा, सेलिंग एक्सपेंस भी क्या होंगे, शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है। वैसे इतना डीप तो आता भी नहीं, जितना मैंने डीप अभी बता भी दिया, इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, तो नेट प्रॉफिट हमें समझ में आ गया कि हम लोग सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को जो हमारी सारी इनकम में से, यानी कि सारी क्या, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस क्या, इनडायरेक्ट इनकम में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। चलो बेटे, आ गया नेक्स्ट। ओ माय गॉड गुरुजी, क्या कर रहे हो आप, कितना पढ़ाओगे भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा, क्या करें, दुनिया में हम आए हैं तो जीना पड़ेगा, तो देखो जी। गेन क्या कहता है, गेन कहता है सर, इट इज द इंक्रीज इन द ऑनर इक्विटी। ठीक है, ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, करेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जिससे ऑनर की इक्विटी क्या कोई इंक्रीज हो गई। लेकिन ये जो चीज है ना, अदर देन डे टू डे अर्निंग, ये डे टू डे अर्निंग के अलावा जो आपको बेनिफिट होगा। अब डे टू डे अर्निंग क्या होती है सर, डे टू डे अर्निंग का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ क्या आएगा, गुड्स एंड मेरे बच्चे क्या आएगा, सर्विसेज। ठीक है, सेल ऑफ क्या आएगा, गुड्स एंड बोलो क्या आएगा, सर्विसेज। इस कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, डे टू डे अर्निंग। और गेन जो होता है ना, जैसे अनएक्सपेक्टेड होता है, क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। ये एक अनएक्सपेक्टेड क्या होती है, चीज होती है। अब तुम सोचोगे सर जी अनएक्सपेक्टेड का मीनिंग क्या हो गया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारा काम है छोले भटूरे बेचना, तुम रोज छोले भटूरे बेचते हो, ठीक है।
अब तुम एक दिन क्या हुआ, छोले भटूरे बेचकर अपने रेडी को बढ़ाकर, मतलब सब कुछ पैक पुक करके घर जा रहे थे, रास्ते में अचानक से तुम्हें 100 रुपये का नोट पा गया, तो तुम्हारे लिए प्रॉफिट होगा? नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा। तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? गेन कहलाएगा। तो गेन बेसिकली क्या होता है? हमारे अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन प्रॉफिट हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है। उसमें मालूम होता है हमें पहले से कि अगर हम इस वस्तु को इतने रुपए पे बेचेंगे तो हमें क्या होगा? इतना प्रॉफिट होगा। और गेन क्या होता है हमारा? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है? कभी कभार। अब ये तो है नहीं कि आपको रोजाना 100 रुपये पा जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो, क्या होता है बेसिकली बिजनेस के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं यहाँ पे? सेल ऑफ किसकी बात करते हैं? लैंड की, मशीनरी की और क्या? इन्वेस्टमेंट की। अब तुम्हारे दिमाग में सर मशीनरी को बेचने पर हमें गेन कैसे हो गया, लैंड को बेचने पर गेन कैसे हो गया? समझो जरा ध्यान से। मान लीजिए हमें दे रखी है बुक वैल्यू, हमें क्या दे रखी है? बुक वैल्यू क्या दे रखी है? हमें मशीनरी दे रखी है। अब बुक वैल्यू मशीन कितना दे रखा है मुझे? सर 5 लाख का दे रखा है। अब मुझे जरूरत पड़ गई पैसों की, मुझे जरूरत पड़ गई पैसों की। मैं मार्केट में गया, मार्केट में मतलब क्या हो गया? बाजार में गया और मैंने चेक करा वहां पे, दैट इज कॉल क्या आएगा? सेल ऑफ, सेल वैल्यू, सेल ऑफ क्या आएगा? मशीनरी। मतलब मैं 5 लाख की मशीन को जब बेचने गया तो मुझे क्या मिल गया? सर 6 लाख रुपए मिल गए। ओ माय गॉड गुरुजी, यानी कि आपको बेनिफिट कितने का हो गया? 1 लाख रुपए बेनिफिट हो गया। तो मशीन को बेचने पर जो हमें फायदा हुआ दैट इज कॉल क्या? गेन। इसको हम क्या बोलेंगे? गेन कहेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर 5 लाख की जगह 4 लाख होता उसे हम क्या बोलते हैं? लॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉस। क्योंकि हमें क्या बोल रखा है आगे? यही कह रखा है कि लॉस क्या होता है? लॉस वही होता है जब हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से क्या होता है? ज्यादा हो जाए, और इन एक्सपेंसेस के अंदर हमारे सारे एक्सपेंस शामिल होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, सभी कुछ शामिल होगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है क्या? कि हमारे एक्सपेंस हमारे क्या? इनकम से ज्यादा हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्या? लॉस। और लॉस हमारे क्या करते हैं? ऑनर की इक्विटी को डिक्रीज करते हैं मेरे बेटे। क्या करते हैं? ऑनर की इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। और ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे? टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम प्लस मेरे बच्चे क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम, दोनों को जोड़कर उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सारा का सारा क्या? खर्चा माइनस कर देंगे। तो जब मुझे मिलेगा कोई नेगेटिव अमाउंट, उसको मैं क्या बोलूंगा? लॉस कहूंगा। और लॉस क्या कर देगा? कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। आओ मेरे बच्चे अगली टर्म पे आते हैं, देखते क्या है। इतना सब तामते बड़ा लिखा ना, ये आप लोग छाप लेना, मुझे जरूरत है नहीं। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गुरुजी, ये क्या है? ये क्या है? ओह, परचेज। सबसे प्यारा वर्ड है क्या? परचेज। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर ब्रॉट फॉर क्या आएगा? रीसेल। और क्या? रीसेल। भाई परचेज वाला शब्द से हम उसके लिए यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे बच्चे? उस गुड्स के लिए यूज करेंगे जो गुड्स मैं दोबारा बेचने के पर्पज से कर रहा हूं, खरीद रहा हूं। या फिर मैं किसी रॉ मटेरियल को परचेज करता हूं और रॉ मटेरियल को परचेज करके मैं क्या करूंगा? उसको मैन्युफैक्चर करूंगा, इनके बनाऊंगा, और बनाने के बाद मैं क्या करूंगा? उसको बेचूंगा। तो भैया आप मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हो कि परचेज रेफर टू द क्या? गुड्स ऑफ क्या? परचेज। और गुड्स का मतलब क्या होता है सर? विच इज यूज, विच इज मेरे बच्चे क्या आएगा? यूज्ड और क्या आएगा? ट्रेड। जो कि एक बिजनेस व्यापार के लिए क्या करता है? उसको यूज करता है। अब अलग अलग बिजनेस के लिए परचेज यानी गुड्स के मायने क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और एक दूध वाला है तो उस दूध वाले के लिए परचेज क्या कहलाएगी? दूध, दही, मक्खन, पनीर। एक फर्नीचर वाला है तो उसके लिए लकड़ी, फेविकोल, कीले, ये सब। अच्छा एक मेरे बच्चे राशन वाला है, चावल, दाल, आटा, चीनी, गेहूं, सब क्या कहलाएगा? उसके लिए गुड्स कहलाएगा, क्योंकि वो उसको खरीदता है दोबारा बेचने के पर्पज से। ठीक है, ठीक है, लीजिए। और परचेज के अंदर क्या होगा? दोनों चीज शामिल होंगे, बहुत क्या? कैश और क्या? क्रेडिट। कैश परचेज और क्या? क्रेडिट परचेज, दोनों ही शामिल होंगी। अब इससे मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। मैंने यहां पे लिखा क्या? परचेज। अब तुम्हारे ध्यान में एक बात आएगी क्या? एक मेरे बच्चे कौन सी होती है? कैश परचेज होती है, और कैसी होती है? क्रेडिट परचेज होती है। अब कैश में तो क्या होता है? हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी, मतलब 5 रुपए का पेन खरीदा, दुकान पे गए, हमने बोला भैया 5 रुपए का पेन दे दो, आपने तुरंत खरीदा, और खरीदने के बाद क्या करा? उसको आपने मतलब घर पे लिया है, तो आपने उसका पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दिया, उसको मैं क्या बोलूँगा? कैश परचेज। लेकिन अगर आपने 5 रुपए का पेन खरीदा और उसका पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं करा तो उसको मैं क्या बोलूँगा? क्रेडिट परचेज। दैट इज कॉल्ड क्या? उधारी में खरीदना। क्या बोलूँगा? उसको उधारी में खरीदना। और सुनिए ध्यान से, टू होम, टू होम गुड्स
गुड्स क्या है, क्या परचेज इन क्या है मेरे बच्चे, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट इज कॉल्ड क्या है बेटा, क्रेडिटर। यानी कि जिस इंसान से हम लोग क्या करते हैं, माल उधारी में खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर भी कहते हैं। और क्रेडिटर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, डेट इज कॉल्ड क्या आएगा मेरे बच्चे, सप्लायर ऑफ क्या आएगा, गुड्स। सप्लायर ऑफ क्या आएगा, गुड्स। ठीक है, ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स भी कहते हैं। अच्छा और सुन, एक बड़ा हमारे सामने क्या आएगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो माल हम लोग खरीद कर लाए हैं और खरीदने के बाद हमने उसको वापस किसको कर दिया, सप्लायर को कर दिया। किसको कर दिया, सप्लायर को कर दिया, किसी भी रीजन की वजह से। अब रीजन क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने माल खरीदा, क्या पता उसकी क्वांटिटी खराब रही हो, क्या पता उसकी क्वालिटी खराब रही हो, क्या पता उसका प्राइस खराब दिया गया हो, हमें कुछ भी हो सकता है, क्या पता उस वस्तु में छेद हो, ठीक है, टूटी हो फूटी हो। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर हम लोग अपने खरीदे हुए माल को वापस कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे। और इसका एक दूसरा नाम और कौन सा है, रिटर्न आउटवर्ड। मतलब जब माल खरीद कर लाते तो आता है, तो माल जब खरीदा हुआ माल वापस करते उसको क्या बोलता है, जाना। और जाने का मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड। क्या मतलब हो गया उसका, आउटवर्ड। ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, परचेज रिटर्न। चलो जी आप आगे देखो, नेक्स्ट बस थोड़ा सा और रह गया फटाफट से। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला है मेरे बच्चे क्या, सेल्स। दूसरा क्या है, सेल्स रिटर्न। जिस प्रकार से परचेज का यूज गुड्स के लिए किया गया, उसी प्रकार से सेल्स वाला शब्द सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज कराया जाएगा, जिस गुड्स को हम बेचेंगे। किसको बेचेंगे, जिस गुड्स को हम बेचेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है बेटा, परचेज कर रखा है। अगर हम लोग किसी फर्नीचर को बेचेंगे तो उसके लिए सेल्स वाला वर्ड यूज नहीं होगा, उसके लिए उसका नाम ही आएगा। जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे ना तो फर्नीचर ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर हमने गुड्स को बेचा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल्स यूज करेंगे। और सेल दो तरह से हो सकता, मतलब सेल के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम लोग क्या करेंगे, बना बनाया माल खरीद कर लाएंगे, उसको बेच देंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। या फिर हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसको बाद में बेच देंगे, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, सेल्स ही कहते हैं। और सेल्स सुनिए बहुत ध्यान से, क्या बोला मैंने पे, सेल्स। सेल्स दो तरह से होती है, कौन कौन सी मेरे बच्चे, कैश सेल्स होती है और कौन सी होती है, क्रेडिट सेल्स होती है। ठीक है, ठीक है। अब कैश सेल्स के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको सामने बताऊंगा, मेरी छोले भटूरे की दुकान है, सबसे बेहतरीन तरीका यही है। खाने पीने की चीज़ों का एग्जांपल मैं बहुत देता हूँ, बिकॉज आई एम फूडी, आई हैव लव टू ईट द फूड। मतलब मुझे सुबह शाम खाना खिला लो कितना भी। ये देखो मैं पांडा हो रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड क्या, पांडा सर। कैश सेल्स का मतलब क्या होता है, कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि जब हमने माल बेचा और ग्राहक ने हमें ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्या, कैश सेल्स। और क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है, जब हमने माल ग्राहक तो बेचा, सॉरी माल तो बेचा ग्राहक को, लेकिन उसने हमें ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करा, उसने हमसे क्या बोला, सर मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा, सर मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा। तो जिस प्रकार से क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम माल उधारी में खरीदते हैं। तो डेटर कौन होते हैं, डेटर वो लोग होते हैं जिनको हम माल उधारी में बेचते हैं। यानी कि टू हुम, क्या सुनना, टू हुम क्या आएगा, गुड्स, गुड्स क्या आएगा, सोल्ड इन क्या आएगा, क्रेडिट। ठीक है, टू हुम क्या, गुड्स को सोल्ड इन क्या आएगा, क्रेडिट। इसका अर्थ मेरे बच्चे ये हो गया कि जिस इंसान को हम माल उधारी में बेचते हैं, इस कॉल्ड मेरे बच्चे क्या आएगा, डेटर। इस कॉल्ड क्या आएगा, डेटर। उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सेल का मतलब क्या हो गया, सेल का मतलब क्या हो गया, सेलिंग ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। सेलिंग का मतलब क्या होगा, सेलिंग ऑफ क्या, गुड्स एंड क्या, सर्विसेज। अच्छा अगला शब्द सुनो, सेल्स रिटर्न। यार जैसे मैंने माल को परचेज किया, मुझे माल में कुछ कमी लगी तो मैंने माल को वापस कर दिया, तो क्या पता किसी ने मेरा माल परचेज करा उसको कुछ कमी लगी हो, जैसे क्वालिटी की, क्वांटिटी की या फिर प्राइस की, तो उसने वो खरीदा हुआ माल मुझे वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्या, सेल्स रिटर्न। यानी कि जब बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा, आने का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड। क्या हो गया, इनवर्ड। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों यानी कि हमें समझ में आ चुका है, सेल्स रिटर्न वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जब एक ग्राहक हमारे से माल को खरीद कर ले जाता है और जब उसको पसंद नहीं आता है तो हमें वापस कर देता है, दैट इज कॉल्ड क्या, सेल्स रिटर्न। और क्या, रिटर्न इनवर्ड। तो चलिए मेरे बेटे ये अभी तक के लिए बहुत है, और मिलते हैं फटाफट से कि अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ और बेसिक टर्म के बारे में, और इस टॉपिक को क्या करेंगे, हम दी एंड करेंगे, खत्म करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए कैल्विन कॉमर्स 11-12। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।